जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ चैनल पे। आज हम लोग सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर क्या करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? आंसर करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में बेलारूस को पहला स्थान दिया गया और भारत 94th पोजीशन पे रखा गया। याद रखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में बेलारूस को पहला स्थान मिला जबकि भारत को 94th पोजीशन पे रखा गया। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 तो आप आंसर क्या करेंगे? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा रैंक पे रखा गया? तो बताएंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कितने नंबर पे रखा गया। तो याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में 18 देशों को पहले स्थान पर रखा गया है और भारत को 101वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 18 देशों को पहले स्थान पर रखा गया है और भारत को 101 स्थान पर रखा गया। 101th पोजीशन पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को रखा गया है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, भारत कितने नंबर पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में? तो 101 पोजीशन पे याद रखिएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिए जो पूछ सकता है। जैसे अगर आपसे पूछे विश्व खुशहाली सूचकांक, आप बताएंगे विश्व खुशहाली सूचकांक 2021, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में एक नंबर पे कौन सा देश है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में फिनलैंड जो है पहले नंबर पे है। याद रखना है फिनलैंड पहले नंबर पे है, फिनलैंड नंबर 1 है। और भारत कितने नंबर पे है? तो आपको याद होगा भारत कितने नंबर पे है, बता दीजिए। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत जो है 139वें नंबर पे है। हम लोग काफ़ी पीछे हैं, तो याद रखना है विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत 139वें स्थान पर है और फिनलैंड को पहला स्थान दिया गया है। अगर आपसे पूछे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 तो बताइएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में एक नंबर पे कौन है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, ठीक है, इसमें एक नंबर पे कौन है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इसमें नॉर्वे जो है पहले नंबर पे है, नॉर्वे। तो नॉर्वे शीर्ष पर है, याद रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे पहले स्थान पे है और भारत को 142वां स्थान मिला है। और आप जानते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, याद रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें नॉर्वे को पहला स्थान और भारत को 142वां स्थान दिया गया है। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो बताएंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान रखा गया और शीर्ष पे कौन है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में एक नंबर पे कौन है? आपको बताना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में एक नंबर पे कौन है? तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आइसलैंड। आइसलैंड याद रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में आइसलैंड पहले स्थान पे है और भारत जो है 140 स्थान पे है, भारत को 140वां स्थान मिला है। तो याद रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पे कौन है? आइसलैंड नंबर 1 पे है और भारत को 140वां स्थान दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड को पहला स्थान, भारत को 140वां स्थान दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला सवाल देखेंगे। अगर आपसे पूछे वैश्विक
खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन है? याद रखिएगा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में आयरलैंड को पहला स्थान मिला है और भारत को 71वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आपसे पूछ सकता है, तो बताइएगा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो याद रखना है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को 86वां स्थान मिला। कितना नंबर? 86। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत को 86 स्थान पर मिला, 86वां स्थान भारत को मिला और पहला स्थान न्यूजीलैंड और डेनमार्क को मिला। पहला स्थान न्यूजीलैंड और डेनमार्क को मिला। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को 86वां स्थान मिला और पहले नंबर पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क को रखा गया। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में बेलारूस को पहला स्थान मिला और भारत को 2020 ईस्वी में 94 नंबर पे रखा गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में। ठीक है, तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कर दें आप सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के, आपको बताना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? ठीक है, तो आंसर करेंगे खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO। अब इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम। याद रखिएगा, FAO लिखा भी है यहाँ पे FAO, तो याद रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है रोम में और 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर, ठीक है, कितने रुपए का स्मारक जारी किया गया? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, 75 रुपए का। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो कितना रुपये आंसर होगा? 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य को पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? तो बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जिसको पंचायती राज अधिनियम अपनाने का मंजूरी दिया गया है पहली बार? तो याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र सरकार ने पहली बार पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी दी है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब पंचायती राज से बहुत सारा सवाल बनता है, तो आप जानते हैं पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा है? पंचायती राज सिस्टम बताइएगा, पंचायती राज कौन सा संविधान संशोधन से जुड़ा है? तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? एक मिनट, माफी चाहेंगे, गलती से मिट गया। आपसे पूछेगा पंचायती राज, ठीक है, तो आपको पता है तो आप फटाफट आंसर कीजिए पंचायती राज से जुड़ा हुआ। तो पंचायती राज आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो याद रखना है 73वां संशोधन से संबंधित है पंचायती राज। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। पीएम कौन थे तभी? पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना है प्रधानमंत्री कौन थे पूछ सकता है, तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तो यहां से आपको याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इन्हीं के समय में यह प्रभावी हुआ था। ठीक है, पंचायती राज। और आपको पूछेगा पंचायती राज लागू कब हुआ, तो आपका आंसर अलग होगा। अगर आपसे पूछे लागू हुआ, पूछे पंचायती राज लागू कब हुआ, तो आप जानते हैं 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो याद रखना है पंचायती राज सिस्टम लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1973। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 1993, 24 अप्रैल 1993। तो यहीं पे आपको याद रखना है
93 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज सिस्टम 73वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम, ठीक है, और लागू कब हुआ, तो पंचायती राज सिस्टम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, याद रखिएगा। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज सिस्टम लागू कब हुआ, तो याद रखना है 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे पंचायती राज को किस भाग में रखा गया है, तो आंसर करेंगे पंचायती राज या पंचायत को किस भाग में रखा गया है, पंचायती राज सिस्टम। तो आप जानते हैं पंचायती राज सिस्टम को किस भाग में रखा गया है, तो भाग 9, याद रखना है भाग 9 में पंचायती राज सिस्टम को रखा गया है, ठीक है। भाग 9 में अनुसूची बोलेगा तो अनुसूची 11, आप जानते हैं अनुसूची 11 में पंचायती राज सिस्टम को रखा गया है। तो भाग 9 अनुसूची 11 में पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख है। आर्टिकल बोलेगा तो आर्टिकल 243 क से मूर्धन 9, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आर्टिकल 243 से 243 ओ भी लिख सकते हैं, तो 243 से 243 ओ। तो अगर आपसे पूछे तो ये चीज़ याद रखना है कि मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंध को रखा गया था। भाग 9 में पंचायती राज शीर्षक है और अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक याद रखिएगा, और अनुसूची 11 में पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 11 में पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया। पंचायती राज सिस्टम के तहत 29 विषयों को रखा गया है, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम में 29 विषयों का सूची है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य को पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी दी है, तो जम्मू और कश्मीर, याद रखिएगा। क्लास को एक बार फटाफट शेयर करेंगे आप लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला, यानी कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य है। आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जो कृषि कानून को लागू न करने वाला यानी खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पंजाब, याद रखिएगा पंजाब, ठीक है। आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। कृषि कानून को लागू न करने वाला या खारिज करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। तो याद रखिएगा पंजाब कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य बना है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो आंसर करेंगे, भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो एकदम आसान सवाल है, आप आंसर करें। तो आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, नमामि गंगे परियोजना। तो चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है नमामि गंगे परियोजना के लिए। तो याद रखिएगा चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। किस राज्य ने सरना संहिला पर एक प्रस्ताव पारित किया है। तो आंसर करेंगे, कौन सा राज्य है जहां पर सरना संहिला पर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। तो आंसर करेंगे, किस राज्य में सरना संहिला पर प्रस्ताव पारित किया गया है। तो याद रखना है झारखंड। आंसर क्या होगा, झारखंड आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य ने सरना संहिला पर एक प्रस्ताव पारित किया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो आंसर करेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो बताएं आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 900 करोड़ रुपए। क्या, 900 करोड़ रुपया। तो याद रखिएगा केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिए। अगर आपसे पूछे मुंह बंद रखो अभियान किसके द्वारा चलाया गया, मुंह बंद रखो अभियान, तो बताइए मुंह बंद रखो अभियान किसके द्वारा चलाया गया। तो याद रखिएगा मुंह बंद रखो अभियान HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया। तो मुंह बंद रखो अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो HDFC बैंक, याद रखिएगा HDFC बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान चलाया गया। यानी साइबर धोखाधड़ी को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुंह बंद रखो अभियान HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया, याद रखिएगा।
इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, शून्य अभियान किसके द्वारा चलाया गया? शून्य अभियान किसके द्वारा चलाया गया? शून्य अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो याद रखना नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा क्या चलाया गया? शून्य अभियान चलाया गया। तो याद रखना है नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। ठीक है, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा शून्य अभियान चलाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे आयुष आपके द्वार अभियान, आयुष आपके द्वार अभियान याद रखिएगा, आयुष आपके द्वार अभियान आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, तो यह आसान है। ठीक है, वृक्षारोपण अभियान आपसे पूछ सकता है, वृक्षारोपण अभियान 2021 किसके द्वारा चलाया गया? यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करेंगे, इसलिए इसको लिख लीजिएगा। वृक्षारोपण अभियान 2021 किनके द्वारा चलाया गया? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा। और ऑप्शन में जरूर है कि आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पर्यावरण से रिलेटेड ऑप्शन जरूर देगा, तो याद रखना है वृक्षारोपण अभियान जो है कोयला मंत्रालय द्वारा चलाया गया। तो वृक्षारोपण अभियान 2021 कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? वृक्षारोपण अभियान 2021 कोयला मंत्रालय का पहल है, याद रखेंगे। किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है? तो आंसर करेंगे कौन सा देश है जिसने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता देने के लिए एक नया कानून बनाया है? ठीक है, तो आंसर करें। तो यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चीन। याद रखिएगा, चीन ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 संशोधित करता है? आंसर कीजिएगा, महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 किसमें संशोधन करता है? महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 किसमें संशोधन करता है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करता है, महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020। तो महामारी संशोधन अधिनियम 2020 किसमें संशोधन करता है? तो महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 लागू हुआ? आंसर करेंगे, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 कैम इनटू फोर्स। आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 कब लागू हुआ? आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 कब लागू हुआ? तो याद रखना है 5 सितंबर 2020 को आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 लागू हुआ। आंसर ऑप्शन नंबर ए। मंत्रियों के वेतन भत्ते संशोधन अधिनियम प्रभावी हुए? आंसर करेंगे, मंत्रियों के वेतन भत्ते संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ठीक है, और आप जानते हैं वेतन और भत्ता दूसरी अनुसूची में बताया गया है, आपको पता होगा दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते का प्रावधान बताया गया है। आपको बताना है मंत्रियों के वेतन भत्ते संशोधन अधिनियम प्रभावी कब हुआ? तो यहां पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अप्रैल 2020। तो याद रखिएगा, मंत्रियों के वेतन भत्ते संशोधन अधिनियम 12 अप्रैल 2020 को प्रभावी हुआ। आंसर सी। किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया? तृतीय, ठीक है, किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यहां पे आपको याद रखना है यूएई आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में सुधार लीजिएगा, यूएई आपका आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखना है किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? यूएई। याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। क्या? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यूएई आपको ही देगा, तो याद रखना है कि हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यूएई के द्वारा। ठीक है, और यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। याद रखिएगा, तो किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया है या शामिल किया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले अंतरिक्ष व्यक्ति का नाम बताना है जिनका निधन हो गया।
यूरी गागरिन आप जानते हैं, अंतरिक्ष जाने वाले पहले व्यक्ति कौन? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष जाने वाले पहले व्यक्ति, अंतरिक्ष जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष जाने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है? अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले, ठीक है, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिनका निधन हो गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताएं? ऑप्शन नंबर बी होगा, एलेक्सी लियोनोव। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव थे जिनका निधन हो गया है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव का निधन हो गया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल, किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों को एग्जिट ऐप लॉन्च किया? तो अच्छा सवाल है, बता दें किस देश ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य नागरिकों की मदद के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो पता है तो बताएं आंसर क्या होगा। तो आपका यहां पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य के उनके राज्य के जो भी लोग बाहर में फंसे हुए थे उनको लाने के लिए। तो याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के द्वारा एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया लॉकडाउन के दौरान लोगों के मदद के लिए। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेगा? एग्जिट ऐप आपको समझ में आ गया, पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया। आपसे पूछ सकता है ई रूपी ऐप जो है, ई रूपी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई रूपी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ई रूपी ऐप जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, ई रूपी ऐप केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और ई रूपी ऐप के जरिए लाभार्थियों को एक वाउचर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो ई रूपी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे, ठीक है, उद्यम सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बताएंगे उद्यम सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उद्यम सारथी ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। समझ में आया? रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। याद रखिएगा, रोजगार से जुड़ी जानकारी देने हेतु, ठीक है, रोजगार से जुड़ी जानकारी देने हेतु उद्यम सारथी ऐप, ठीक है, उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया किस राज्य के द्वारा? तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, प्रगति ऐप आपसे पूछ सकता है, प्रगति ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रगति ऐप, तो बताइए प्रगति ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना है, भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रगति ऐप लॉन्च किया गया। पूछ सकता है भारतीय जीवन बीमा निगम, तो याद रखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रगति ऐप लॉन्च किया गया। प्रगति ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रगति ऐप लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रगति ऐप लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, गरुड़ ऐप अगर आपसे पूछे तो गरुड़ ऐप इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, बताएंगे गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना है, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। तो याद रखेंगे, निर्वाचन आयोग द्वारा गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? बता दीजिएगा, निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ। याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और निर्वाचन आयोग द्वारा ही गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करने के उद्देश्य से गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया निर्वाचन आयोग द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा, पूछेगा गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया, याद रखेंगे। तो इस सवाल का आंसर समझ में आ गया, एग्जिट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एग्जिट ऐप पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर करें। अगला सवाल, विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर करेंगे, विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो
फटाफट आंसर करेंगे, आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, वी.एन. थापर। वी.एन. थापर जी के द्वारा लिखित पुस्तक है विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। तो याद रखिएगा विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक हैं वी.एन. थापर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रख सकते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है द स्टार्स इन माई स्काई। तो बताइएगा द स्टार्स इन माई स्काई, द स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है दिव्या दत्त। द स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक के लेखक कौन है? दिव्या दत्त, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैभव पुरंदरे। ठीक है, हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वैभव पुरंदरे। तो याद रखना है वैभव पुरंदरे। ठीक है, हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वैभव पुरंदरे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे इंडिया वर्सेस यूके पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे इंडिया वर्सेस यूके, यानी इंडिया वर्सेस यूके पुस्तक के लेखक कौन है? पूछ सकता है आपसे। तो याद रखना है सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, सैयद अकबरुद्दीन। तो सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिया वर्सेस यूके। तो याद रखिएगा इंडिया वर्सेस यूके पुस्तक के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ सकता है, ये सवाल पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं कुणाल बसु। तो याद रखिएगा कुणाल बसु के द्वारा लिखित पुस्तक है इन एन आइडियल वर्ल्ड, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? विजयांत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक हैं वी.एन. थापड़, याद रखिएगा। क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दें। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं संस्थानों में दिया जा रहा है या दिया गया है? तो बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं संस्थानों में दिया गया, यानी ईडब्ल्यूएस का बात किया जा रहा है। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है ये आपको बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। तो याद रखना है संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो ये था ईडब्ल्यूएस के लिए 103वां था। ठीक है, तो याद रखना है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया। और अगर पूछे विधेयक, तब आपको याद रखना है 124वां संशोधन विधेयक, 124वां संविधान संशोधन विधेयक। तो दोनों चीज आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कौन सा विधेयक, तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखिएगा 124वें संविधान संशोधन विधेयक या 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद, आर्टिकल 15 का 6, आर्टिकल 15 का 6 और आर्टिकल 16 का 6 को जोड़ा गया। और इसमें क्या बताया गया कि नौकरी वगैरह में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज आपको याद रखना है। तो संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगर पूछेगा विधेयक कौन सा है, तो याद रखना है 124वां संविधान संशोधन विधेयक। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे गलती लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, ए गलत है। आपको याद रखना है पूछा क्या है, देखिए पूछा है संविधान संशोधन अधिनियम, तो अधिनियम याद रखना है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ईडब्ल्यूएस का प्रावधान लाया गया है। लेकिन विधेयक पूछेगा तब याद रखना है 124वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, आया समझ में? तो ये आपको याद रखना है। और 101वां संविधान संशोधन बोलेगा तो 101वां संशोधन किससे जुड़ा है? जीएसटी से। तो अगर आपसे पूछे 101वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जुड़ा है 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी आया। फिर पूछेगा 102वां संविधान संशोधन, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 102वां संशोधन से क्या हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो 101 से जीएसटी याद रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, 102वां संविधान संशोधन याद रखना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
ठीक है, तो 102वां संविधान संशोधन से क्या हो गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, याद रखिएगा। और 103वां संविधान संशोधन से ईडब्ल्यूएस का प्रावधान आया। तो यहां पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, वर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? मतलब कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है आपको बताना है। तो आप जानते हैं कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, नूर सुल्तान। क्या है, नूरे सुल्तान। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान की राजधानी है नूरे सुल्तान। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान की राजधानी नूरे सुल्तान, याद रखिएगा। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? ये तो सभी को पता होगा। तो बताएं आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? यानी कुल मिला के पूछ रहा है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है ना, ये कहाँ पे होने वाला है क्रिकेट का? तो आप जानते हैं भारत में होगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो याद रखिएगा आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 भारत में होने वाला है। अगर 2027 पूछ दे इसी के जगह, ठीक है, अगर यही तो पूछ दे 2027, तब आप क्या आंसर करेंगे? क्योंकि 23 वाला तो सबको याद रहेगा भारत में, 27 पूछेगा तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में होगा 2027 का, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, तो इन 3 देशों में 2027 का वर्ल्ड कप होने वाला है, नामीबिया। तो याद रखिएगा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया देश में संयुक्त रूप से होने वाला है। ठीक है, अगर आपसे फिर पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ होने वाला है, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने वाला है और चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी चीज़ याद रख सकते हैं। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी का आप जानते हैं कि कभी होता है कभी नहीं होता है, कोई श्योरिटी नहीं रहता है इसका, लेकिन याद रखना है, हो सकता है हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी अभी हो सकता है, तो याद रखना है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ पे होगा? तो याद रखना है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगा पाकिस्तान में। कहाँ पे होगा? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने वाला है पाकिस्तान में। ठीक है, और चैंपियंस ट्रॉफी 2029 पूछेगा तो भारत, याद रखिएगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, किस राज्य ने रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया है? तो आंसर कीजिएगा, किस राज्य ने रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अब जो बच्चा नहीं पढ़ा है आंसर करेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, सही बात है, जो नहीं पढ़े हैं वो आंसर करेंगे पश्चिम बंगाल, लेकिन हो जाएगा गलत। याद रखना है, पूछेगा किस राज्य ने रसगुल्ले को जीआई टैग प्रदान किया, तो उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य के रसगुल्ले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिएगा, किस राज्य के रसगुल्ले को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के रसगुल्ले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल आंसर करना है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर करेंगे फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो फटाफट आंसर करें, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है साई चंद्रवर्धन। याद रखिएगा, लेखक का नाम क्या है? साई चंद्रवर्धन, या इनको वधान भी कहा जाता है, वधान या साई चंद्रवर्धन। ठीक है, ओरिजिनल नाम है साई चंद्रवर्धन और इन्होंने पुस्तक में लिखा है वदान अपना नाम। तो याद रखना है फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं साई चंद्रवदन, या इन्हीं का नाम है वदान। समझ में आया? तो ये चीज पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? साई चंद्रवदन, और इन्हीं का उपनाम क्या है? वदान। ठीक है, तो साई चंद्रवदन या वदान के द्वारा फियर ऑफ गॉड पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई? आंसर करेंगे, किस राज्य सरकार के द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई? तो संकल्प योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया आपको बताना है। तो याद रखना है संकल्प योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो अगर आपसे पूछे संकल्प योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखना है कि संकल्प योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए
आपका आंसर होगा। अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और कौन कौन सा योजना चलाया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिकल सेल योजना। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा सिकल सेल योजना किसके द्वारा चलाया गया, तो सिकल सेल योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। या सिकल सेल मिशन बोलेगा तो सिकल सेल मिशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। एनीमिया, थैलीसीमिया, तो याद रखना एनीमिया, थैलीसीमिया आदि बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की जांच एवं प्रबंधन करने के लिए सिकल सेल मिशन चलाया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सिकल सेल मिशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एनीमिया, थैलीसीमिया आदि बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की जांच और प्रबंधन करने के लिए शुरू किया गया। अगर आपसे पूछे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, तो याद रखिएगा लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, याद रखेंगे। अंकुर योजना, अंकुर योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो अगर आपसे पूछे अंकुर योजना, तो याद रखिएगा अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार, याद रखिएगा। अगला सवाल, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो याद रखना है आईसीसी महिला एक दिवसीय, यहाँ पे एक दिवसीय नहीं T20 पूछा है, तो पहले T20 ही बता दीजिए आप। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। लेकिन अगर पूछे आईसीसी महिला, ठीक है, आईसीसी महिला ओडीआई यानी सिर्फ वर्ल्ड कप लिखते हैं, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप यानी एक दिवसीय वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो न्यूजीलैंड। समझ में आया, तो ये भी चीज़ याद रखना है कि 12वां आईसीसी, ठीक है, 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ होगा, न्यूजीलैंड में होगा। तो याद रखिएगा आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप बोला है आईसीसी का, तो आप समझ सकते हैं 50 ओवर का मैच है यानी वनडे मैच है, ठीक है। तो 12वां आईसीसी महिला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होने वाला है, कब, 2022 में। तो ये भी लिख लीजिएगा, कौन सा ईयर, 2022, ठीक है, समझ में आया। तो याद रखिएगा आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में होने वाला है, और आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना है, और ये 23 में होगा, 22 से शायद 23 में होने वाला है, तो इसको आप कर लीजिएगा 23, ठीक है, इसको बढ़ा दिया गया 23, तो 23 में होगा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, बजट 2020-21 के अनुसार निर्विक योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य है, मतलब बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, निर्विक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा निर्विक योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्यात को बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, ठीक है। तो याद रखिएगा बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई, निर्विक योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्यात को बढ़ाना। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, यूनेस्को ने तमांग भाषा को इंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है, यह किस राज्य में बोली जाती है। तो आंसर करेंगे यूनेस्को ने तमांग भाषा को इंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है, यह किस राज्य में बोली जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा यूनेस्को ने तमांग भाषा को इंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है, तमांग भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। तो यूनेस्को ने तमांग भाषा को इंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा गया है, तमांग भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, आंसर होगा। अगला सवाल, अरुणाचल प्रदेश हाल ही में, ठीक है, यहां पे गलती किया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो आंसर कर दीजिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा की थी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग के द्वारा की गई। तो आपको बताना है कि वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए, बहुत अच्छा पहल है, वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित नाना नानी और
दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग के द्वारा की गई? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? नीति आयोग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा। वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई। आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर करना है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो याद रखना है स्टेले वॉलपॉट। स्टेले वॉलपॉट के द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। तो याद रखिएगा जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेले वॉलपॉट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, स्टेले वॉलपॉट के द्वारा जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल यहां से याद रखिए। अगर आपसे पूछेगा, आपसे पूछ सकता है क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट द्रोण, आपको याद होगा क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएं, जतीन पराजंपे। याद रखिएगा जतीन पराजंपे। ठीक है, जतीन पराजंपे और आनंद बसु। ठीक है, जतीन पराजंपे और आनंद बसु के द्वारा लिखित पुस्तक है क्रिकेट द्रोण। तो क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? जतीन पराजंपे और आनंद बसु, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे द प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, द प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं द प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। तो याद रखिएगा बराक ओबामा के द्वारा लिखित पुस्तक है द प्रॉमिस लैंड। ठीक है, द प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, याद रखिएगा। ठीक है, द प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा। अगर आपसे पूछे कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, सभ्यता का संकट और समाधान, कैलाश सत्यार्थी। सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। तो याद रखना है कोविड-19 सभ्यता और संकट का समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील कुमार मोदी। लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील कुमार मोदी, याद रखिएगा। सुशील कुमार मोदी के द्वारा लिखित पुस्तक है लालू लीला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्लास को प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर करें, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका आंसर क्या होगा? हरमनप्रीत कौर। याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हरमनप्रीत कौर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, याद रखेंगे। किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? आंसर करेंगे, किन दो राज्यों के बीच में भारत का पहला श्रमिक ट्रेन चलाया गया? तो याद रखना है भारत की पहली श्रमिक ट्रेन किन दो राज्यों के बीच चलाई गई? तो आपका आंसर होगा तेलंगाना और झारखंड। तेलंगाना और झारखंड के बीच में भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई। तो याद रखिएगा भारत की पहली श्रमिक ट्रेन तेलंगाना और झारखंड के बीच चलाई गई। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल, यहां पे फिर गलती किया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है चर्चा में रहा नेत्रवली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? आपको बताना है नेत्रवली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको पता है तो बताइए नेत्रवली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? चर्चा में रहा नेत्रवली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यहां पे आपका आंसर क्या होने वाला है बताएं। ऑप्शन नंबर ए गोवा, बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा चर्चा में रहा नेत्रवली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो नेत्रवली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है, याद रखिएगा। नेत्रवली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो नेत्रवली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है, याद रखिएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, नेत्रवली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिए। आपसे पूछ सकता है मानस वन्यजीव अभयारण्य, आप जानते हैं आसाम में है मानस। कांजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है?
कांजीरंगा आसाम में है। फिर आपसे पूछेगा ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है या ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आसाम। तो याद रखिएगा मानस, कांजीरंगा और ओरंग ये तीनों कहाँ पे, आसाम में है। तो मानस नेशनल पार्क, कांजीरंगा अभ्यारण्य और ओरंग नेशनल पार्क आसाम में है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, सबसे अधिक नेशनल पार्क भारत में कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य है मध्य प्रदेश। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कान्हा, पन्ना और सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य मध्य प्रदेश। इसके बाद आपसे पूछ सकता है तमिलनाडु में कौन सा नेशनल पार्क है। आप जानते हैं मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु। तो याद रखिएगा मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु। फिर आपसे पूछेगा मुदुमलाई, अन्नामलाई, नाम से ही पता चला अन्नामलाई। तो अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मुदुमलाई और अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु। समझ में आया, मुदुमलाई और अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु, याद रखिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बिहार में है वाल्मीकि, ये इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो याद रखना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। कहाँ पे है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में। तो याद रखना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क या बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। समझ में आया। तो दुधवा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, याद रखिएगा। और इस सवाल का आंसर होगा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है, याद रखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है, तो आंसर कीजिए हम हार नहीं मानेंगे किस बैंक ने यह शीर्षक के साथ एक नया गीत लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक। तो याद रखिएगा HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक नया गीत लॉन्च किया है। तो हम नहीं हार मानेंगे या हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ कौन सा बैंक है जो गीत लॉन्च किया है, तो HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक गीत लॉन्च किया है। अगला सवाल, NRC का फुल फॉर्म क्या है, NRC का फुल फॉर्म क्या है, एकदम आसान सवाल है। NRC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो याद रखिएगा NRC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NRC का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अगला सवाल, कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया, तो आंसर करेंगे कृषक इनोवेशन फंड। हु हैज एस्टैब्लिश्ड द कृषक इनोवेशन फंड, कृषक इनोवेशन फंड की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बताएं कृषक इनोवेशन फंड की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपको याद रखना है ICAR के द्वारा कृषक इनोवेशन फंड की स्थापना की गई। ठीक है, ICAR के द्वारा कृषक इनोवेशन फंड की स्थापना की गई, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा, आंसर करें किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा। इंपॉर्टेंट है, बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा। ठीक है, तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा, तो आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, याद रखिएगा 2020 का जो बजट भाषण रहा इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा। तो आंसर क्या होगा, 2020 बजट का भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा, याद रखिएगा। अगला सवाल, किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आंसर करेंगे किस अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया, तो फटाफट आंसर करें। याद रखेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, ठीक है, गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, याद रखिएगा। किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, आंसर करेंगे किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो फटाफट आंसर करें, किस खिलाड़ी को
ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? हिमा दास। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? हिमा दास। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और हिमा दास कहाँ की हैं? याद है आपको हिमा दास कहाँ की हैं? तो याद रखना है हिमा दास आसाम की हैं। कहाँ की हैं हिमा दास? तो हिमा दास आसाम की हैं। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो हिमा दास आसाम की हैं और ये धावक हैं। हिमा दास आसाम की धावक हैं और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछ सकता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है MC मैरी कॉम। तो आप जानते हैं MC मैरी कॉम किस राज्य की हैं? MC मैरी कॉम किस राज्य की हैं? तो याद रखना है MC मैरी कॉम किस राज्य की हैं बताइए? तो मणिपुर की हैं MC मैरी कॉम। ठीक है, MC मैरी कॉम मणिपुर की हैं, याद रखना है MC मैरी कॉम MC मणिपुर। तो MC मैरी कॉम मणिपुर की हैं और बॉक्सर हैं, आप सभी जानते हैं। तो MC मैरी कॉम मणिपुर की हैं और मुक्केबाज हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे विश्वनाथ आनंद, तो विश्वनाथ आनंद के बारे में बताना। आप जानते हैं चेस पहले ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जी शतरंज के प्लेयर हैं, तो याद रखना है भारत के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा कि विश्वनाथ आनंद किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, शतरंज के प्लेयर हैं, सभी जानते हैं। अगर आपसे पूछे विनेश फोगाट, तो विनेश फोगाट आप जानते हैं कुश्ती के प्लेयर हैं, विनेश फोगाट। तो अगर आपसे पूछे विनेश फोगाट, तो याद रखना है विनेश फोगाट कुश्ती और हरियाणा के हैं विनेश फोगाट। ठीक है, तो विनेश फोगाट कुश्ती और हरियाणा के हैं विनेश फोगाट। तो याद रखना है विनेश फोगाट कुश्ती के प्लेयर हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। गगन नारंग भी इंपॉर्टेंट है। गगन नारंग आप जानते हैं शूटिंग के प्लेयर हैं गगन नारंग, और ठीक है गगन नारंग शूटिंग के प्लेयर हैं, यानी निशानेबाजी बोल सकते हैं गगन नारंग। तो किस राज्य के हैं गगन नारंग? तो बताएंगे निशानेबाज गगन नारंग तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तो याद रखना है निशानेबाज गगन नारंग तमिलनाडु के हैं, याद रखिएगा। हीना संधू, हीना संधू का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है हीना सिंधु का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। हीना सिंधु का संबंध किससे है? निशानेबाजी से है। और हीना सिंधु पंजाब की हैं। तो हीना सिंधु निशानेबाज हैं, गगन नारंग निशानेबाज हैं, अभिनव बिंद्रा निशानेबाज हैं। ठीक है, तो हीना सिंधु निशानेबाज हैं और पंजाब की हैं हीना सिंधु। समझ में आया? हीना सिंधु, गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा, इन तीनों को याद रखना है। तो हीना सिंधु निशानेबाज है, पंजाब की हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा मिताली राज भी बहुत पूछता है। मिताली राज आप जानते हैं, मिताली राज महिला क्रिकेटर है मिताली राज, और राजस्थान की हैं मिताली राज, याद रखिएगा मिताली राज राजस्थान की हैं और मिताली राज ठीक है राजस्थान के हैं, याद रखिएगा। महिला क्रिकेटर है मिताली राज। मिल्खा सिंह जी के बारे में आप जानते हैं, मिल्खा सिंह जी पंजाब के थे और मिल्खा सिंह जी धावक थे, सभी को पता होगा। दीपा कर्माकर आपसे पूछ सकता है, दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर तो आप जानते हैं जिम्नास्टिक से जुड़ी हैं दीपा कर्माकर, और दीपा कर्माकर त्रिपुरा की हैं, तो याद रखिएगा त्रिपुरा की हैं दीपा कर्माकर, त्रिपुरा की हैं और ये जिम्नास्ट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, साइना नेहवाल पूछेगा तो साइना नेहवाल हरियाणा की हैं और साइना नेहवाल बैडमिंटन की प्लेयर हैं। साइना नेहवाल आपसे पूछ सकता है तो ये आप लिख लीजिएगा, साइना नेहवाल कहाँ की हैं? साइना नेहवाल, साइना नेहवाल याद रखना है हरियाणा की हैं। कहाँ की हैं? साइना नेहवाल हरियाणा की हैं, याद रखिएगा। और बैडमिंटन तो सभी को पता है, तो साइना नेहवाल हरियाणा की हैं। पीवी सिंधु आपसे पूछ देगा, पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु कहाँ की हैं? पीवी सिंधु याद रखना है कहाँ की हैं, बताइए पहले पीवी सिंधु कहाँ की हैं? साइना नेहवाल हरियाणा की हैं और पीवी सिंधु कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो साइना नेहवाल हरियाणा, पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। तो पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, साइना नेहवाल हरियाणा से बिलोंग करती हैं और दोनों बैडमिंटन की प्लेयर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा हिमा दास, जो कि असम की रहने वाली हैं, हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। पीटी उषा कहाँ की हैं? तो पीटी उषा केरल की हैं, सभी को याद रखना है, पीटी उषा केरल, तो पीटी उषा केरल की हैं और धावक हैं पीटी उषा, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
क्लास को प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट अवश्य करें। अगला सवाल, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालय को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बताएं किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालय को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालय को कागज रहित बनाने की घोषणा की है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो याद रखना है सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है ब्रिटेन। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन, याद रखिएगा। अगला सवाल, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर, आंसर करेंगे किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो आंसर बता सकते हैं, आंसर क्या होगा? याद रखना है स्वीडन। स्वीडन देश के द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान चलाया गया है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ। ठीक है, तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ स्वीडन देश के द्वारा चलाया गया है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? आंसर करेंगे फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो आप जानते हैं कतर में। याद रखना है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में होने वाला है। ठीक है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? कतर में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पूछ भी सकता है, तो इसको आप पूछ भी सकता नहीं, मतलब पूछेगा ही पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पे होगा 2022 में? याद रखना है भारत में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में होने वाला है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप शास्त्री। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप शास्त्री। संदीप शास्त्री जी के द्वारा लिखित पुस्तक है लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, याद रखिएगा। अगला सवाल, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश है साउथ कोरिया। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश साउथ कोरिया। अगला सवाल, किस राज्य में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया? आंसर करेंगे किस राज्य में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया? किस राज्य में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगला सवाल, किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया? तो आंसर करेंगे किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ के प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया? ठीक है, तो किस राज्य के द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा। तो याद रखना है उड़ीसा सरकार के द्वारा, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा सरकार द्वारा बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया। तो इतना ही सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग क्लास में रेगुलर रहें और प्लीज़ क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य किया करें। ठीक है, चाहे गलत हो सही हो, आप लोग अपने तरफ से आंसर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।